बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले, कभी अपनी 2 साइज़ बड़ी शर्ट को देखते हैं और कभी सपनों के शीश महल को अपने हाथों से निकलता हुआ अपने सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट हैं विनोद शुक्ला सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। आपके दर्शकों से माफी चाहता हूं कि लंबे समय तक व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाया। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि नंदिता जी जब भी वो करें तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे पता है आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है और आज आपने इतना लेट, इस समय 10:32 हो रहे हैं रात के, और हम लोग अपना ये रिकॉर्ड करने के लिए आप बैठे हुए हैं। सर, तीली तीली जोड़ करके एक झाड़ू बनाई गई और वो झाड़ू लगाई गई, 10 साल तक वो झाड़ू लगाई गई, लेकिन 10वां साल जब सेकंड मतलब ढाई ढाई टर्म जब खत्म होने को आ गया, तो उसमें से तीलियां जो है बिखर गई और ऐसी बिखरी कि कोई फर्श पे आ गया, अर्श से, आसमान से गिरा और नीचे जमीन पर आ गया था। उस पार्टी का कन्वेनर, उस पार्टी का मुखिया, और वो अपनी ही सीट को गवा बैठा, वो अपनी ही सीट पर अब जमानत ही जब्त हुई है, बहुत बड़ी बात है उस आदमी की, लेकिन बहुत कुछ तो हो ही गया है उसके साथ में। और दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से भर भर के वोट दिया है भाजपा को, केजरीवाल की बात जो है अब क्या होगा? केजरीवाल के साथ में ऐसा क्या हो गया सर? मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले तो ये बताइए आप। देखिए नंदिता जी, केजरीवाल के साथ दिल्ली में जो हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल के इर्द गिर्द जो ऑरा था वो टूट गया है। वो ऑरा इसलिए टूटा है कि केजरीवाल ने जो एक झूठ की इमारत खड़ी की थी, वो क्रम्बल कर गई। मैं थोड़ा लाइट नोट से शुरू करना चाहता हूँ। आपने शुरू जी। किया कि तीर जोड़ करके झाड़ू बनाया है। हम्म। अ, एक सामान्य जो ये हिंदू परिवार में होता है, झाड़ू को लक्ष्मी के उसमें माना जाता है कि वो घर की सफाई से उसको जोड़ा जाता है। तो हमारे यहाँ पैर पर भी अगर झाड़ू से लग जाता है तो उसको ठीक नहीं करते, आप उससे साफ सफाई करते हैं। दूसरी तरफ हम्म। कमल जो है वो भी लक्ष्मी विराजती हैं उस पर। तो दोनों तरफ से लक्ष्मी का वो था, लेकिन एक तरफ झाड़ू पर बहुत अपमान हो रहा था। जिस तरह से झूठ, जिस हाँ। तरह से फरेब, जिस तरह से चीजें फैलाई जा रही थी, मुझे लगता है ये एक प्राकृतिक दंड ऊपर वाले का है, वो हुआ है। अब आपके मूल विषय पर आता हूँ कि जो केजरीवाल के साथ हुआ क्या और क्यों ऐसा हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके इर्द-गिर्द जो एक बड़ा-सा फसाड बना के रखा गया था कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदार व्यक्ति की छवि है, वो टूटा है। और वो टूटा एक दिन में नहीं है, वो टूटा है लगातार। हम्म। उनके सहायकों से लेकर के उनके खुद के गिरफ्तार होने तक, और उन सब गिरफ्तारी में जिस तरह से उनका व्यवहार था, वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। जैसे जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, वो लगातार नकारते रहे कि हमको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी पर उन्होंने जो गिरफ्तार एजेंसीज थी उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने फोन का पासवर्ड नहीं दिया किसी भी एजेंसी को। वो रिजाइन नहीं किया जब तक अदालत ने इस तरह की परिस्थिति नहीं ला दी कि उनको मजबूरन रिजाइन करना पड़ा, तब तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया। ये सारी चीजें हम्म। अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जनता को ये सारी चीजें समझ में आती है। बहुत सारे सारे लोगों को भाई, दिल्ली में 1.5 करोड़ के आसपास, 1,60,00,000 के आसपास वोटर है। उसमें से हम आप पत्रकार के नाते भी या किसी भी दृष्टि से सबके पास नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम्म। वो जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो अंदर समेट के रखते हैं। उनको मालूम है कि फला पार्टी कोई कर रही है। आप ये समझिए कि अ, भारतीय जनता पार्टी 302 सीट लेकर के आ गई,
282 अपने दम पर 303 सीट और 282 सीट लेकर के आ गई। लेकिन जब तक जनता ने नहीं चाहा, जब तक जनता को समझ में नहीं आया, तब तक दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी। तो हम्म। जनता को जब समझ में आ जाता है कि नहीं, और इस बार जनता को ये समझ में आ गया है कि दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, लंबे समय से अन्याय हो रहा है, और ऐसे दिल्ली बर्बादी की तरफ जा रही है। और यही ये सब कलेक्टिवली अरविंद केजरीवाल के इस तरह के परिणाम के कारक बने। जी। सर, अब की बार मोदी जी ने कमान संभाली थी इलेक्शन की, कि किसी भी तरीके से, मैं ये तो नहीं बोलूंगी साम दाम दंड भेद, लेकिन उन्होंने जितनी भी रणनीति हो सकती थी, उस रणनीति के हिसाब से अमित शाह जी ने और मोदी जी ने जिस तरीके की प्लानिंग किया, उसमें अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से ट्रैप हो गया। ये बिल्कुल क्लियर दिखता है। पूर्वांचलियों का पूरा वोट मुझे लगता है सारा भाजपा की तरफ गया है, वो अंडरस्टूड था, क्योंकि जिस तरीके से यमुना के साथ में बेदर्दों की तरह ट्रीटमेंट किया है अरविंद केजरीवाल ने, और बहुत बेशर्मी के साथ में जब उसने बोला था कि यमुना को अगर हम साफ करेंगे, यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलता है। मेरा एक सवाल ये आता है सर कि सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग फैक्टर अब की बार रहा है वो मुसलमान मुसलमान कांग्रेस की तरफ नहीं गया। थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज केजरीवाल के पास था, लेकिन काफी परसेंटेज जो है वो भाजपा की तरफ में भी आया है। इसको आप कैसे देखते हैं? इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। देखिए नंदिता जी, ये जो वोटर्स हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अभी मुसलमान की ही हम्म। बात करते हैं। मुस्लिम वोटर्स में एक वर्ग एक वर्ग उसको मत कहिए, एक बड़ा वर्ग जो है वो बहुत कट्टर है। वो उसको कट्टरता के कारण बीजेपी को हराना बड़ा इंटरेस्ट होता है, और हम्म। बीजेपी को हराने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन कुछ एक बड़ा वर्ग है जिसको अपना परिवार, अपना समाज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी नजर आता है। एक तीसरा वर्ग भी है जो जो कट्टरता है उस समाज की, उस कट्टरता से पीड़ित है। उसको उससे भी निजात चाहिए होती है, लेकिन उसको इससे निजात उस समाज में नहीं, में रह करके नहीं मिल, मतलब उस समाज विद इन द सोसाइटी नहीं मिलती है। ना कोई रास्ता हम्म। दिखता है, कोई विंडो नहीं दिखता है जहां से उसको कोई मदद हो पाए। तो जो कट्टर लोग हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। वो उनको ये देखेगा कि जो बीजेपी हरा रही है उसके लिए वोट करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो हम्म। चाहे वो, तो वो एक बड़ा वर्ग है। एक दूसरा वर्ग है जो एजुकेशन के बारे में सोचता है, और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचता है। वो अ, अब फिर भी टिका रहता है कि नहीं, हम इसके साथ काम करें। जो ये तीसरा वर्ग है, जो जिसका कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ जिसकी जो रियल एम्पावरमेंट खोजता है, जिसके पास एजुकेशन के लिए भी दिक्कत है, जिसका परिवार में कोई से नहीं होता है, वो हम्म। कोई ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश करता है जहां से वो अपने आप को एम्पावर कर पाए, और ये विशेष रूप से महिलाओं के केस में लागू होता है। तो एक तो ये कि जब से बीजेपी इस तरह की बात करना शुरू की है, ट्रिपल तलाक को लेकर के, या यूसीसी की बात कर रही है, या हम्म। वक्फ को लेकर के बात कर रही है। वक्फ वो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। वक्फ में मुस्लिम गरीबों का सबसे ज्यादा हाँ। स्टेक है, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। अब इसमें दो चीजों की मैं बात कर देता हूँ। ये जो यूसीसी को लेकर के है, यूसीसी बेसिकली सिविल लॉ ज्यादा डील करेगा। अभी तक भारत में जो सिविल लॉ है वो हम्म। मुसलमानों के लिए इस्लामिक लॉ से, शरिया लॉ से हम्म। चलता है, इस्लामिक लॉ से। और बाकी सबके लिए सेक्युलर, उसको हिंदू लॉ नहीं बोल सकते, उसको सेक्युलर कोड बोलते हैं, सेक्युलर कोड हम्म। से चलता है। तो ये जो मुस्लिम मतलब जो सिविल कोड है, उसमें विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारी अड़चने हैं। अब उसमें चाहे वो हम्म। इनहेरिटेंस का मामला हो, चाहे मैरिज हम्म। पॉलीगैमी का मामला हो,
चाहे इस तरह की, और चाहे सक्सेशन का मामला हो, तो ये बहुत सारी चीजें। अब इन सब चीजों पर उनकी सुनवाई समाज में कोई नहीं करता है। वो इस बात को लेकर के किसी क्लैरिक के पास जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, आपको तो जो हमारे कानून है, शरिया लॉज हैं, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और परिवार में ही, क्लरिक की तो बात छोड़ दिए, परिवार में ही उनको दबा दिया जाएगा, नहीं ये आप क्रांति मत कीजिए। अब उनके पास चारा क्या है? उनके पास चारा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस वही आ, उसको एक्सटेंड किया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए। तो उसका दायरा, अब जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, गोवा में पहले से ही था, गुजरात की कमेटी बन गई। तो अब जो जो चीजें हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें, वो पहुंच रही हैं महिलाओं के पास कि भाई अगर, अच्छा अभी एक और चीज ध्यान दीजिए, केरल में आपने शायद कार्यक्रम भी किया था, केरल में एक महिला ने ये कहा है कोर्ट में जाकर हाँ। के कि हमको सक्सेशन जो है वो सेक्युलर लॉ के हिसाब से दिया जाए, मुस्लिम लॉ के हिसाब से नहीं दिया जाए। तो ये बात जब वो ये कह रही है कोर्ट में जाकर के कि हमको सक्सेशन जो है वो सेक्युलर लॉ के हिसाब से दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि सेक्युलर लॉज में उनके पास ज्यादा अधिकार है, मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनके पास अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसको सरकार के तौर पर कौन बदल सकता है? सरकार के तौर पर बीजेपी इसमें परिवर्तन लाने की बात कर रही है। तो और ऐसा नहीं है कि वो लाने की बात कर रही है, वो उसको डिलीवर कर रही है। उत्तराखंड में उन्होंने करेक्ट। किया, गुजरात में उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया। इस मामले पे चूंकि बहुत विरोध कुछ सेक्युलर दल कर रहे थे, इसलिए बीजेपी उसको धीरे 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 इतने ज्यादा जगहों पर कर देना चाह रही है, कम से कम बीजेपी रूल स्टेट पे, और मुझे लग रहा है अगला नंबर यूपी का है। तो जब ये सारी चीजें महिलाओं को लग रही, तो उनको ये लगा, या कुछ पुरुषों को भी जो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, उनको भी लगा होगा कि भाई ये जो सेक्युलर लॉज हैं, जो सरिया लॉज हैं, उनसे जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसमें परिवर्तन कौन ला सकता है? वो बीजेपी ला सकती है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा 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 ही, लेकिन सपोर्ट इनको करना शुरू करो, इनके पास ताकत आएगी तो ये हमारे बारे में सोचेंगे। मुझे ये सारे फैक्टर्स ज्यादा दिखते हैं मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने में, और ये बहुत बेहतर नजरिया भी है और बेहतर तरीका भी है। आप धीरे धीरे पावरफुल बनाइएगा, जो आपका वेलफेयर कर पा रहा है, जो आपको एम्पावर कर पा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये आपका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अनंता जी, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये उसी दिशा में और आगे बढ़ने की ओर मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि मोदी जी के जो एक्शंस होते हैं दे आर लाउडर देन द वर्ड्स। वो उस चीज को डिलीवर करते हैं, और मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है अब की बार, अगर बहुत सारा वोट जो है भाजपा की तरफ में शिफ्ट हुआ है। और जिस तरीके से यूसीसी का है, मतलब एक वो वर्ग मुसलमानों का जिसने कि वो औरतें जिनको आवाज उठाने में डर लगता है, क्योंकि जैसे बहुत नॉर्मल है फतवा जारी हो जाना या घर में बॉयकॉट कर देना या कुछ भी इस तरीके का बहुत एक्सट्रीम होता है यहाँ पे, तो उनका बहुत बड़ा मुझे लगता है कि उन लोगों ने सपोर्ट एक दिया है, दैट वाज सटल सपोर्ट, मगर वो सपोर्ट जो है बहुत स्ट्रांगली भाजपा के फेवर में आ रहा है। सर, इलेक्शन का रिजल्ट आउट होते होते एलजी के ऑर्डर से केजरीवाल का ऑफिस, जो मतलब केजरीवाल का ऑफिस तो नहीं था, सील कर दिया गया कि वहां से कोई भी फाइल्स वहां से निकले नहीं, हार्ड डिस्क वहां से निकल के नहीं आएगी। आप आज की डेट में जब केजरीवाल के ऊपर स्टैंप लग गया है कि वो आदमी जो है भ्रष्ट है, वो तिहाड़ी है, एक स्टैंप लग गया उसके नाम के साथ में, और पूरी जनता जो है जान गई, और जनता ने शीशा दिखा दिया और चेहरा पूरा उतरा हुआ था केजरीवाल का और पूरी टीम का जो तिहाड़ी लोग थे। आप आगे केजरीवाल के लिए क्या देखते हैं? वो दिल्ली में रहेगा, गुड़गांव चला जाएगा अपनी वाइफ के घर में, पंजाब जाएगा, फॉरेन कंट्री भागेगा, क्या होगा केजरीवाल का? एंड हाउ मच देखिए बीजेपी इज प्रिपेयर्ड फॉर हिज एक्शंस? जी।
देखिए, मुझे उनके विदेश जाने पर तो थोड़ा-सा संदेह है कि विदेश नहीं जाएँगे। लेकिन मुझे लगता है जी। कि वो दिल्ली दिल्ली से शिफ्ट होकर के पंजाब ज़रूर जा सकते हैं, इसलिए कि उनके ऊपर केसेज़ अब बहुत सारे होंगे। जो आपने बताया, मतलब जो आपने प्रश्न किया है, ये कल ही परसों, हाँ, हाँ, ये ऑर्डर आ गए थे हाँ। एलजी के कल। तो जी। एलजी के ऑर्डर आ गए थे, तो उसमें स्पष्ट बात ये है कि अगर केजरीवाल ये ऐसा नहीं किया जाता तो बहुत सारे जो एविडेंस है उनको नष्ट किया जाता। बहुत सारे ऐसे हुँ। जो बाद में अभी अ, जो फाइलें खुलेंगी जहाँ पर उनके काले कारनामे और सामने आएँगे, उन पर कुछ वो उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा सकती है। तो इस कारण से एलजी ने रोक दिया। इसलिए कि अभी तो 2 मामले केवल खुले हैं ना, शीश महल वाला और लीकर स्कैम वाला। अभी तो बहुत सारे और स्कैम खुलेंगे। आप इंतज़ार कीजिए, ये पूरा का पूरा साल बहुत मज़ेदार होने वाला है। शपथ ग्रहण के बाद से। आपको बहुत डिबेट के मौके मिलेंगे, बहुत सारे विषयों पर इस तरह के। तो वो होगा। अब इसमें ये है कि जैसे ही इंक्वायरी शुरू होगी, अभी तो लीकर स्कैम वाले मामले में ही बढ़ेगा, उसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला मामला भी हुँ। बहुत होगा, या जो भी ये शीश महल वाला मामला, ये सारी चीज़ें आएँगी। उसके बाद जो स्वाति मालीवाल पर हिंसा वाला मामला है, ये सारे मामले आएँगे। तो हुँ। इन सब मामलों से सीधे दिल्ली पुलिस उन पर हाथ ना डाले, इससे बचने के लिए वो पंजाब जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मोहाली जाकर के रहेंगे वो। लेकिन इसमें एक और बात ये है कि थोड़े से मोटी चमड़ी के हैं अरविंद केजरीवाल, और वो दिल्ली रह करके अपना राजनीतिक फ्यूचर जो है वो मतलब रह करके वो गिरफ्तारी दे करके सड़क पर वो फिर एक बार अपना सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका सपोर्ट बेस अब बढ़ेगा या उनके साथ फिर एक बार लोग आएँगे, इसलिए कि जिस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिस तरह से वो एक के बाद एक चीज़ें मजबूत हो रही हैं उनके खिलाफ, उसके बाद लोग का अब दोबारा उन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। क्लीन स्लेट पर सब भरोसा कर लेता है। लेकिन ये तो अब जो आप कह रही थी कि दिहाड़ी हो गए हैं, इन पर जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह से इनकी करतूत है, अब दोबारा उनको उतना उस तरह का मासपेट बेस नहीं मिलेगा। उम, मिलता हुआ मुझे मुश्किल दिख रहा है। तो अपने आप को अगर वो बचाने की कोशिश करेंगे तो 2 तरीका है, ये या एक किसी को रिज़ाइन करवाएँ, किसी पंजाब के किसी सांसद को राज्यसभा के, और राज्यसभा चले जाएँ। एक तो ये तरीका है, इसलिए कि राज्यसभा चले जाएँगे तो थोड़ी-सी और वो हो जाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, एमएलए भी नहीं बचे हैं। तो एक ये होगा। दूसरा ये कि वो मोहाली में जाएँ और पूरा का पूरा पैट्रोनेज जो है, वो गवर्नमेंट का एन्जॉय करें, वहाँ पर रहें, सारी सुविधाएँ एन्जॉय करें। ये 2 संभावनाएँ मुझे दिख रही हैं। लेकिन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई उन पर थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह का कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो अपने आप को रेस में भी रखें और सेफ भी रहें। सर मेरे को जैसे दिल्ली बच गई, नहीं तो पूरे देश में अगर ये टर्म में केजरीवाल आ जाता तो पूरा देश मेरे को लगता है कि अ, राहुल गांधी जैसे कहता है कि केरोसिन छिड़का हुआ है, उसी तरीके से थर्ड टर्म में अगर ये आ गया होता तो मुझे लगता है कि बहुत बवाल हमारे देश में मच जाता। अब जो है वो जैसे आपने कहा कि वो राज्यसभा मेंबर बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, आप सही बात ही बोल रहे हैं। अगर वो राज्यसभा मेंबर नहीं बनता है तो जो केसेस उसके ऊपर चलेंगे अभी जो शुरू होंगे, पहले तो वो अपनी सारी फीस अभिषेक सिंह सिंघवी अभिषेक सिंघवी को अभिषेक मनु सिंह। सॉरी हुँ। अभिषेक मनु सिंघवी उसको, जो दिल्ली के टैक्स पेयर थे बिकॉज ही वॉज सीएम, उनके पैसे वो यूज करके, क्योंकि एक एक हियरिंग की मेरे ख्याल से 25-25 लाख रुपए जो है वो लेते हैं। अब जो है कौन पेमेंट करेगा? ये भगवंत मान के बारे में जो सुनने में आ रहा है कि भगवंत मान की एक बहुत लंबी मीटिंग हुई थी अमित शाह जी के साथ में,
एंड भगवंत मान जी जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय मीटिंग हुई थी और थोड़ा सा वो भाजपा की तरफ में शिफ्ट हुए हैं। तो क्या भगवंत सिंह अच्छा, और भाजपा का मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट टारगेट पंजाब है। पंजाब से अगर भगवंत मान सिंह को हटा दिया गया वहां से, तो केजरीवाल का फ्यूचर तो फिर डार्क हो जाएगा, अगर इफ इट डज नॉट गोज टू राज्यसभा। तो कौन इसका पेमेंट करेगा इस केस को? क्या पंजाब की जो टैक्स पेयर है वो करेंगे इसका? देखिए, बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं वो अब न केवल अपने केसेस के लिए पैसे पंजाब सरकार से लेने की बात करेंगे, बल्कि पंजाब से वो जितना भी प्रचार के लिए जितना फंड होता है, वो सारा जो मीडिया कम्युनिकेशन वाला सारा फंड है, अब वो पंजाब से ही लेने की कोशिश करेंगे, और वो दिल्ली में भी वही सारा आम आदमी पार्टी का चलेगा। तो वो कोशिश की जाएगी। ये आपकी बात सही है कि भगवंत मान से अरविंद केजरीवाल के संबंध तो वैसे नहीं है, और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पर अपने आप को बार-बार थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार भगवंत मान ने उसको बिना विरोध के उसको साइड ट्रैक करने की कोशिश की। अ, अब और ज़्यादा अपने आप को थोपने की कोशिश इसलिए करेंगे कि दिल्ली में कुछ बचा नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली में वो एमएलए भी नहीं है, तो सेक्रेटेरिएट से पूरी तरह से दूर हो गए, पार्टी ऑफिस में भी क्या करेंगे, कितना करेंगे, उसका भी नहीं है। तो उनके पास एक सरकार है पंजाब की, तो अगर वो एमपी बन जाते हैं तो सीधे-सीधे पंजाब से जुड़ जाएँगे, एक बात। और दूसरा ये कि सरकार के फिर इस बहाने ही वो सरकार के कामों में, काम-काज में अपनी वो दखल-अंदाज़ी करते रहेंगे, और ये होगा। और ये होगा तो इसका विरोध भी होगा, पंजाब से ही विरोध होगा। पंजाब से विरोध नहीं होता तो शायद भगवंत मान को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते, वो खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनते और सारा पुलिस लेकर के, और फिर वो तांडव करते, लेकिन वो हुआ नहीं। पंजाब में कोई नॉन सिख को मुख्यमंत्री बनना थोड़ा-सा मुश्किल था, और यही कारण था कि केजरीवाल वहाँ हिम्मत नहीं जुटा पाए मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी, वो अपने आप को असर्ट करेंगे अरविंद केजरीवाल, अ, उस असर्शन को भगवंत मान काउंटर करेंगे, और भगवंत मान निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल क्लचेस में ना आने पाएँ, वो उनकी अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखें, बना करके रखें। और ये भी जो आपकी बात है, क्योंकि अमित शाह जी से मीटिंग हुई होगी तो उनको पंजाब के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, एक सर्टिफ़िकेशन चाहिए होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनको सारा काम केंद्र के बिना मदद के डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी। बहुत कई-कई बार आप केंद्र से झगड़ा करके ही आप नहीं होता है। बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो अपोज़िशन पार्टी का होने के बावजूद केंद्र सरकार से अच्छे रिलेशन रख कर के काम कराते रहे हैं। नवीन पटनायक उदाहरण है, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी उदाहरण है, वो बीजेपी सरकार के साथ बढ़िया रिलेशन होकर के। रमन सिंह बीजेपी के उदाहरण है, रमन सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह के बहुत अच्छे इक्वेशंस थे, और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने जब भी जो भी ज़रूरत हुआ उनको मिला। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं। तो अगर भगवंत मान उस दृष्टि से सोच रहे हैं, तो निश्चित वो है, लेकिन भगवंत मान के लिए भी चीज़ें बहुत ठीक नहीं, स्थिति पंजाब में भी बहुत हाँ। सारी मुश्किलें हैं। वहाँ भी भ्रष्टाचार से लेकर के, और जो नया टेररिज़्म खालिस्तान मूवमेंट वहाँ चल रहा है, उसको वो उस तरह से उतनी बेहतर ढंग से नहीं हैंडल कर पा रहे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें नंदिता जी ऐसी होंगी जो एक के बाद एक निकल कर के आएँगी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई थी। जैसे दिल्ली का मैंने बताया, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको सरकार ने दबा कर के रखा था। नई सरकार के आने के बाद जब फाइल पर एक्सेस होगा तो पता लगेगा कि कहाँ-कहाँ क्या गड़बड़ डाला था। वैसा ही पंजाब के मामले में। पंजाब के मामले में जब पार्टी में आपस में ही विवाद होगा, तो एक-दूसरे पर चीज़ें निकल कर के आएँगी। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी।
सर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, दिल्ली में इस समय सीएम की रेस में बहुत सारे लोग हैं। आपका प्रेडिक्शन क्या है, कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? हालांकि मोदी जी अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो किसको लाके खड़ा कर देंगे नहीं पता है, मगर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत गर्म है, बहुत हॉट है कि कौन बनने वाला है नया सीएम। देखिए नंदिता जी, इस मामले में हमें prediction करना है, करने का मतलब ये है कि अपने आप को आप मुश्किल में डालें और आप गलत साबित हों। लेकिन मेरा जो मेरी जो समझ कहती है, मेरी समझ के हिसाब से मैं एक नाम बता देता हूँ और 2 और चॉइसेस बता देता हूँ। पहला नाम तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो सीधे प्रवेश वर्मा का है, कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है और उनको लोकसभा का टिकट काट करके रोक के रखा गया और नई दिल्ली में सबसे पहले उनको काम करने के लिए बोल दिया गया और उन्होंने डिलीवर करके दिया। और यंग हैं, उनको उनकी छवि ठीक है, मेहनती हैं और जो अब चौथा चुनाव वो जीते हैं, तो एक तो उनका नाम है। 2 नाम नहीं बताता हूँ, मैं 2 इक्वेशंस बता देता हूँ। दूसरा मेरा मानना है कि दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बना सकती है बीजेपी इस बार। इसलिए कि महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की नहीं है। तो ये चाहेंगे 2029 के चुनाव के समय तक वो जो अ, महिलाओं वाला बिल है वो भी आ जाएगा। तो ये इस दृष्टि से दूसरा चॉइस जो है वो कोई महिला हो सकती है। तीसरा चॉइस जो है वो कोई दलित हो सकता है। दलित इसलिए कि कोई दलित मुख्यमंत्री भी नहीं है, उसके पास ओबीसी 2 मुख्यमंत्री हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 ठाकुर हैं। तो वो सारा है, मतलब एक यादव है, एक नॉन यादव ओबीसी है, 2 ब्राह्मण हैं और 2 ठाकुर मतलब राजपूत मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारे इक्वेशंस हैं। तो अब ब्राह्मण तो अब 3 हो गए ब्राह्मण। तो अ, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कोई दलित भी हो सकता है। हालाँकि जो दलित कैंडिडेट सबसे मजबूत था, वो दिल्ली में चुनाव हार गया, जिसकी मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर मैं सोच रहा था। जब चुनाव चलते रहते हैं तो दिमाग में सारी चीज़ें आती रहती हैं कि कौन-कौन को किस जैसे करोल बाग से दुष्यंत गौतम लड़ रहे थे, चुनाव हार गए विशेष रूप से। तो वो अगर जीते तो उनकी दावेदारी बनती और वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पार्टी के, तो बड़ा होता है जनरल सेक्रेटरी होना। लेकिन ये 3 संभावनाएँ मुझे दिख रही हैं, बाकी आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बीजेपी में मान के चलिए कि वो गलत होने वाली है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी सर मैं प्रेडिक्ट करूँगी एक चीज़। मुझे लगता है कि दलित मुख्यमंत्री के लिए अभी बिहार का चुनाव है तो वहाँ पे चांस बनता है। दिल्ली में मुझे लगता है कि एक सरदार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है, क्योंकि देखिए मोदी जी का सब तरफ में जो है उन्होंने सबको फिट करके गोटियाँ अपने बिठा दी है। सरदार एक ऐसा है जिसको जब वो गुरुद्वारे जाते हैं और उन्होंने ओपनली गुरुद्वारे जाकर के अपनी जो अरदास करते हैं वहां पे ओपनली उन्होंने इस चीज को एंडोर्स किया है। तो मुझे एक फीलिंग है, एक है कि शायद एक सरदार को यहाँ पे सीएम बनाएंगे। दैट विल लीव अ मैसेज टू पंजाब ऑल्सो कि देखिए जो खालिस्तानी मूवमेंट वहां पे चल रहा है या जो भी है वहां पे, तो हमने यहाँ पे सेंटर में एक सरदार को बिठा दी। ये मतलब मेरा वो प्रिडिक्शन है। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलूंगी कि ठीक है विमेन एम्पावरमेंट की बात है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जब जब दिल्ली में विमेन एक कोई महिला जो है सीएम रही है उसके बाद वो दोबारा पार्टी वापस नहीं आ सकी है। चाहे वो सुषमा स्वराज जी की बात आप करिए, चाहे वो शीला दीक्षित की आप बात करिए। तो ये एक मजेदार बात है, मतलब एक सीरियस बात नहीं है, लेकिन मेरा एक ही ऑब्जर्वेशन रहा है। तो अब मोदी जी की महिमा है वही जाने। आपने भी प्रिडिक्ट किया, मैंने भी प्रिडिक्ट किया, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्रवेश वर्मा जी का भी हाँ मुझे लगता है कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन जो उसको नंबर 1 पे शायद रखा जाएगा। और मेरा प्रिडिक्शन फिर सेकंड आता है कि मनजिंदर सिंह सिरसा को, बिकॉज बीइंग अ सरदार को, कि उनका एक पंजाबीज है वहां पे, बहुत बड़ा सेक्शन है, तो पंजाबीज ने भी अब की बार बहुत साथ दिया है। तो देखते हैं क्या होता है सर। और लास्ट में सर जाते जाते हमारे जो एवरग्रीन
जीरो पसंद जो आर्यभट्ट के, मेरे ख्याल से जिन्होंने एंडोर्स कर लिया आर्यभट्ट का जीरो, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? उस पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि अब की बार वो सुप्रिया श्रीनेत जो है वो हाथ हिलाते हुए नहीं आई थी कि हम जीत कर भी, हार कर भी हम जीत गए वाला। राहुल गांधी के बारे में सर, और कांग्रेस के बारे में। देखिए देखिए राहुल गांधी के बारे में मुझे लगता है अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो बिहार चुनाव के आस-पास बात करेंगे। अब वो छुट्टी पर चले गए हाँ, होंगे। हाँ। तो अब हाँ। वो छुट्टी पर चले, आप उनसे उसी समय बिहार के चुनाव के आस-पास बात करेंगे। देखिए अ, कांग्रेस कांग्रेस को अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं को एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है। सही को सही बोलना सीखना पड़ेगा, अगर वो सही को सही करेक्ट। बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक कांग्रेस का भला कोई नहीं कर सकता है। आपको राज्यसभा झूठ बोल कर के ज़रूर मिल जाएगी, आपको पार्टी में, संगठन में कोई काम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कांग्रेस का भला चाहते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस देश का भला, पहले देश का भला बाद में सोचिएगा, पहले कांग्रेस अपना तो भला, कांग्रेस अपनी पार्टी का भला तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात उनके लिए है। अगर सूनर दे लर्न बेटर दे विल गेट बेनिफिटेड। करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, थैंक यू सो मच। और अभी बहुत सारे आपने बोला कि पूरा जब जाएगा पूरा साल जो है एक्रोबेटिक्स में ही जाएगा, तो हम लोग बार बार मिलेंगे, बार बार बात करेंगे, जब जब टॉपिक उठेगा तब तक हम जरूर साथ में आएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।